हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को नाटक के बारे में बताएंगे इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है ना। नाटक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। नाटक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की नट धातु से हुई है, जिसका अर्थ नाचना, अभिनय करना, ठीक है ना, अनुकरण करना आदि होता है। संस्कृत विद्वान धनंजय के अनुकरण को ही नाटक का मूल माना गया है। ठीक है। इसके अंतर्गत पात्रों पर दूसरों की अवस्था के आरोप के कारण नाटक को रूपक की संज्ञा दी गई है। ठीक है। इन्होंने 10 रूपक ग्रंथ में लिखा है, अवस्था अनुकृत नाट्यकम रूपकम तत्सम आरोपात। ठीक है। नाटक की उत्पत्ति डॉक्टर कीथ के अनुसार नाटक की उत्पत्ति, ठीक है, जैसे नाटक प्राचीन काल में प्राकृतिक शक्तियों तथा ऋतु परिवर्तन के निवारणार्थ मनुष्य उत्सवों को मनाया करते थे, जिनका विकसित रूप हमें नाटकों के रूप में दिखाई पड़ता है। कुछ संस्कृत शास्त्रियों ने नाटक के बारे में अपना मत दिया है। जैसे ब्रह्मा ने ऋग्वेद से संवाद, सामवेद, ठीक है, सामवेद से गान, यजुर्वेद से नाट्य तथा अभिनय, अथर्ववेद से रस और पंचम वेद नाटक की रचना कर दी है। ठीक है। अब आता है नाटक की उपादेयता। नाटक की उपादेयता क्या होती है। नाटक की लोकप्रियता उसकी उपादेयता पर आधारित होती है। वह जनसाधारण की वस्तु है। इसकी उपादेयता किसी एक वर्ग के लिए ही नहीं, बल्कि नाटक तो सभी के लिए होता है। ठीक है। इसी तथ्य को ध्यान में रख करके शायद भरत मुनि ने कहा था, नाटक दुखांतों, श्रमजीवियों, शोकार्तों, तपस्वियों सभी के लिए उपयोगी होगा। ठीक है। अब आता है अभिनव भारत ने अपने अभिनव नाट्य शास्त्र में, ठीक है, नाटक की जो व्याख्या की है वह नाटक की उपादेयता पर प्रकाश डालती है। उन्होंने लिखा है, नाटक वह प्रयोग है जिसमें किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक अथवा कल्पित कथा के आधार पर नाट्यकार द्वारा रचित रूप के अनुसार नाट्य प्रयोक्ता द्वारा प्रशिक्षित नट रंगमंच पर अभिनय और संगीत की सहायता से दर्शकों के हृदय में इसे उत्पन्न करके मनोविनोद करते हैं और परोक्ष रूप में उन्हें उपदेश तथा मानसिक शांति प्रदान करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट आता है हिंदी नाटक के आधुनिक भेद। हिंदी नाटक के आधुनिक भेद को निम्न 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है गीत नाटक। यह पद्यात्मक होता है। पद्यात्मक समझेंगे, जो पद कविता स्वरूप होता है। ठीक है। और इसका जो संवाद होता है, नाटक का जो संवाद होता है वो पद्यात्मक संवाद अर्थात कविता के रूप में कह करके इसकी विशेषता होती है। अगला है रेडियो नाटक। रेडियो पर प्रसारण के लिए लिखे जाने वाले नाटक रेडियो नाटक कहलाते हैं। जैसे आप लोगों ने, आपके घर पे रेडियो होगा। अब तो रेडियो का रिवाज भी धीरे धीरे प्रचलन भी कम हो गया है, लेकिन पहले समय में कुछ घरों में अभी भी रेडियो है। उस पर आप देखते होंगे कहानियाँ और छोटे छोटे नाटक का मंचन होता है। ठीक है, दूरदर्शन के माध्यम से, और लोग उससे सुन करके आनंद प्राप्त करते हैं। अगला है दूरदर्शन नाटक। ठीक है। दूरदर्शन आप जानते ही हैं, सब घर में लगभग आज के युग में जो ये परिवेश है, हर घर में दूरदर्शन सबके घर पे है। इसमें क्या है, दूरदर्शन पर दिखाए जाने के लिए लिखे जाने वाले नाटक दूरदर्शन नाटक की श्रेणी में आते हैं। कहने का तात्पर्य है
कि वह नाटक लिपिबद्ध जो होता है उसे हम दूरदर्शन के माध्यम से लोगों में दिखाते हैं। दूरदर्शन ने नाटकों की लोकप्रियता एवं विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की है। कहने का तात्पर्य है कि रेडियो को है दृश्य काव्य के मतलब के अंतर्गत आता है, लेकिन ये क्या है, नहीं, श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है, लेकिन ये दूरदर्शन दृश्य के साधन के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो कुछ भी नाटक, एकांकी आदि का प्रसार होता है उसको हम साक्ष्य रूप में अपनी आँखों से देख सकते हैं, और देख करके उनमें जो पात्रों के द्वारा अभिनय किया जाता है उसका आनंद अनुभूति हम करते हैं, और यह हमारे जीवन में एक नैतिकता के भरे आचरण को प्रदर्शित करता है या प्रेरणा देता है। अगला है एकांकी नाटक। यह घटना एक परिस्थिति और एक उद्देश्य से लिखे जाने वाले एक अंग के नाटक एकांकी कहे जाते हैं। कहने का तात्पर्य है नाटक का जो विस्तार होता है वो बड़ा होता है, लेकिन एकांकी उसका छोटा सा अंश माना जाता है जो एक अंश का होता है। मतलब जैसे उसमें भाग होते हैं, नाटक में 6 भाग होते हैं, तो एक भाग का जितना होता है उसी को हम एकांकी रूप में जानते हैं। बस आज बच्चों, आज अगले वीडियो में हम नाटक शिक्षण के उद्देश्य के बारे में बताएंगे।